नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल भी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 8 बजे, जिसमें हम कंबाइंड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ICR, BHU, RPVT और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे आम कैंसर का नाम बताइए जिसके कारण सबसे ज्यादा महिलाओं की मृत्यु होती है। रेक्टल कैंसर, स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, वेजाइनल कैंसर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? जिसमें सबसे ज्यादा है वो महिलाओं की मृत्यु होती है तो स्तन कैंसर हो जाएगा। स्तन कैंसर यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। उस कैंसर का नाम बताइए जिसे द साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। द साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। लंग कैंसर, लीवर कैंसर, पेट का कैंसर या फिर ब्रेन का कैंसर। तो लीवर कैंसर में कोई प्रभावित संकेत या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? द साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। द साइलेंट किलर यानी लीवर का कैंसर है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं कैंसर के। 3 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, जब छाती और पेट को ढकने वाली एक पतली झिल्ली तेजी से गुना या वृद्धि करना शुरू करती है तो शरीर में किस प्रकार का कैंसर बनेगा? माइकोसिस या फिर मेसोथेलियोमा या फिर मर्केल सेल कार्सिनोमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चंस में, वो हो जाएगा मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मेसोथेलियोमा के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर तेजी से और बेकाबू तरीके से बढ़ता है भी, यानी कोई भी इस पे काबू नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कैंसर उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्वों का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है? कार्बन 6 या फिर कॉपर या फिर कोबाल्ट 60 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 का प्रयोग है वो बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है कैंसर के उपचार में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्योंकि इसमें जो गामा किरणें निकलती है, कोबाल्ट 60 में क्या है, गामा किरणें निकलती है जिसकी भेदन क्षमता है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अस्थि तथा त्वचा कैंसर किस प्रकार का कैंसर है? अस्थि तथा त्वचा कैंसर है वो किस प्रकार का कैंसर है भी? सर्कोमास या फिर ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमास या फिर कार्सिनोमास। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सर्कोमास, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सर्कोमास प्रकार का एक कैंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सिस प्लांटिन तथा टैक्सोल किस रोगी की औषधि है बताइएगा? सिस प्लांटिन तथा टैक्सोल है वो किस प्रकार की औषधि है? एड्स की है या फिर कैंसर की है या फिर मधुमेह की है या फिर ऑल ऑफ दीज की है? तो ये कैंसर के उपचार में आने वाली प्रमुख औषधि है सिस प्लांटिन और टैक्सोल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? यकृत ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से, अमाशय ग्रंथि से या फिर पीयूष ग्रंथि से? तो इंसुलिन का जो स्रावन होता है वो होता है यकृत ग्रंथि से, यानी लीवर से होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। यदि इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। जब इंसुलिन की मात्रा है वो अधिक हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि इंसुलिन की मात्रा है वो एक निश्चित खुराक से अधिक हो जाती है तो रोगी की
रोगी की मूर्छा जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। यदि इंसुलिन की मात्रा कम कर दी जाए तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इंसुलिन की मात्रा कम कर दी जाए तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, और ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है। सामान्य से कम शुगर होने पर रोगी को बेचैनी, सिरदर्द, तेज धड़कन के लक्षण हैं, तेज धड़कन के लक्षण हैं, ये हो जाते हैं। इसके अलावा उल्टी है, पेट दर्द है, ये भी क्या है, इसके शिकायत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डायबिटीज टाइप 2 के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? डायबिटीज कारक 2 है, उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है बताइए? जीन, पर्यावरण, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए व बी दोनों, जीन और पर्यावरण दोनों, जीन और पर्यावरण दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो, दोनों कारक है वो जिम्मेदार हो जाएगा। डायबिटीज टाइप 2 अधिकतम 40 वर्ष से अधिक उम्र के बाद में शुरू होता है भी। ठीक है। और यह उन लोगों में होती है जो अधिक मोटे होते हैं या जिनके परिवार में पहले से ही डायबिटीज होती है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेंटिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, मेशनकोफ ने। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बेंटिंग ने किया था भाई, बेंटिंग ने किया था, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कब किया गया था? तो इंसुलिन का आविष्कार है वो 1921 में किया गया था भाई, 1921 में किया गया था। कनाडा के 2 महान चिकित्सक थे, बेंटिंग और बेस्ट ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है गाउट क्या है? गाउट क्या है? अर्थराइटिस, एलर्जी, हिस्टीरिया या फिर ओप्रोक्स भी। तो यहाँ पे गाउट क्या है? तो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं क्या कहलाएंगे? जर्मनाशी, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक या फिर डिसइंफेक्टेट। बताइएगा कौन सा वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा एंटीसेप्टिक कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर में एलर्जी के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए कोशिकाएं किस पदार्थ को उत्पन्न करती है? शरीर में एलर्जी के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए कोशिकाएं किस पदार्थ को उत्पन्न करती है? हिस्टामिन, निकोटीन, कैफीन, ओप्रोक्स भी। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हिस्टामिन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, मीना माता रोग किससे होता है? मीना माता रोग है वो किससे होता है? पारा, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर होगा पारा से, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हिस्टामिन रक्त जो मीना माता बीमारी है वो शरीर में पारे की अधिकता के कारण होती है भी। ठीक है। प्रारंभ में यह बीमारी जापान की मिनीमाटा खाड़ी से संक्रमित मछली का मांस खाने से हुई थी भी। ठीक है ना, पारे से संक्रमित जो भी मछली थी, HG यानी पारा से जो संक्रमित मछली थी उसका मांस खाने से हुई थी, और इससे शरीर में अंग, ओठ या फिर जीभ काम करना बंद कर देती है, या साथ ही बहरापन है, आंखों का धुंधलापन है, मानसिक असंतुलन भी क्या है इसमें उत्पन्न हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इटाई रोग इटाई रोग है वो किससे होता है भी? इटाई रोग है वो किससे होता है बताइएगा? पारे से, एल्युमिनियम से, कैडमियम से या फिर लोहे से। तो आपका राइट आंसर होगा कैडमियम से होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इटाई बीमारी कैडमियम प्रदूषण से होता है। यदि कैडमियम किसी प्रकार से शरीर की सुरक्षा स्तर में अधिक पहुंच जाता है तो यह बीमारी उत्पन्न होती है, और यह अस्थियों तथा जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पेयजल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग होता है? पेयजल में
नाइट्रेट की अगर अधिक मात्रा है तो इससे कौन सा रोग होता है, बताओ। ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर जोड़ों का दर्द, मीना माता, या फिर इटाई। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक फुट रोग होता है। ब्लैक फुट रोग होता है नाइट्रेट से, आर्सेनिक से, पारों से, या फिर कैडमियम से। तो ब्लैक फुट रोग है वो आर्सेनिक से होता है भी, आर्सेनिक के लगातार संपर्क से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह रोग आर्सेनिक के लगातार संपर्क से होता है, इससे त्वचा और फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, शिक्षा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस, विलियम हार्वे, ल्यूवेनहोक, केरोलस लिनियस। तो हिप्पोक्रेटस को शिक्षा शास्त्र का जनक बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था भी, मानव रोगों पर प्रथम लेख लिखा था और इसी कारण इसे शिक्षा शास्त्र का जनक बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है, जंतु इतिहास नामक पुस्तक किस रचना है वो किसने की थी भी। जंतु इतिहास नामक जो पुस्तक की रचना है वो किसने की थी। केरोलस लिनियस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे। हिस्टोरिया एनिमलियम्स जो बुक है उस बुक के राइटर कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा अरस्तु है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिन्होंने 500 जंतुओं की रचना, वर्गीकरण, जनन तथा मुर्गी के अंडों के भ्रूणीय विकास का वर्णन किया था, इसीलिए इनको अरस्तु को जंतु विज्ञान का फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। हीलियम, अमोनिया, मर्केप्टन, ईथर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सुरक्षा की दृष्टि से पूछा है तो मर्केप्टन हो जाएगा भी, ठीक है। मर्केप्टन से क्या है, उनके रिसाव का, एलपीजी के रिसाव का पता लग जाता है भी, ठीक है। एलपीजी के रिसाव का पता लग जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन ही होता है भी, मीथेन होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एलपीजी में कौन सी गैस मुक्त रूप से होती है। एलपीजी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एलपीजी में ब्यूटेन है वो मुख्य रूप से होती है। कौन सी गैस मुक्त रूप से होती है, मुक्त रूप से नहीं है, यहाँ पे मुख्य रूप से कर लेना, ठीक है ना। मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है भी, मुख्य रूप से होती है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखो, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है। वाटर गैस है वो किन दो गैसों का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 25 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस एक द्रव है, गैस है, ठोस है, या फिर एक घोल है। तो वो एक क्या है, लिक्विड के रूप में होती है, यानी एक द्रव के रूप में होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। मीथेन, इथेन, पेंटेन, ब्यूटेन। तो आपका राइट आंसर होगा मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है एलपीजी का पूरा नाम क्या है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर लेडेड पेट्रोलियम गैस, या फिर लो पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 28 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। सीएनजी को पारिस्थितिकी की मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है।
क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में होता है, या फिर इसका मुख्य घटक इथेन गैस है, या फिर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है, या फिर सीएनजी में होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं, इसीलिए उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हुआ सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ही कम होता है, और प्रदूषण क्या है इससे नाम मात्र का होता है फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ईंधन मान एक का अधिकतम होता है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन का ईंधन मान है वो अधिकतम होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, 30 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं बायोमास, कोक, प्रणोदक या फिर कोल गैस। तो रॉकेट को चलाने वाले प्रयुक्त ईंधन है वो क्या कहलाते हैं? तो प्रणोदक कहलाते हैं भी। ठीक है, प्रणोदक कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो सबसे अधिक होती है पीट में, लिग्नाइट में, बिटुमेंस में या फिर एंथ्रासाइट में। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा है वो एंथ्रासाइट में होती है, और सबसे कम मात्रा है वो पीट कोयले में होती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, एंथ्रासाइट आपका राइट आंसर होगा। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है पीट को, लिग्नाइट को, या फिर बिटुमेंस को, या फिर एंथ्रासाइट को। तो लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूरा कोयला लिग्नाइट को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 34 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। कोई भी ईंधन है उसके अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाता है सवर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या या फिर मैक संख्या। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑक्टेन संख्या, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन के पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है दहन, कैलोरी मान, ऊष्मीय मान, ज्वलन ताप। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऊष्मीय मान कहलाता है, ऊष्मीय मान, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, या फिर उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, या फिर उसका ज्वलन ताप है वो उपयुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, आसानी से दहनशील होना चाहिए, और ज्वलन ताप है वो उपयुक्त होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है बताओ? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, या फिर दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, या फिर ज्वलन ताप की प्राप्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ की भी उपस्थिति होनी चाहिए, और ज्वलन ताप की भी प्राप्ति होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना शुरू करता है तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? ऊष्मीय मान, ज्वलन ताप, कैलोरी मान, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो उसका ज्वलन ताप बोलते हैं। ठीक है, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। शोषण किस प्रकार की दहन क्रिया है? शोषण है वो किस प्रकार की दहन क्रिया है? द्रुत दहन है, या फिर मंद दहन है, या फिर सवत दहन है, या फिर विस्फोट? तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा शोषण है वो किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो एक मंद दहन है। एक क्या है? मंद दहन है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं? बिना किसी बाहरी ऊष्मा के
संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या बोला जाता है? द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या फिर विस्फोट? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा द्रुत दहन बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 41 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं भी। क्वेश्चन है गायों में जेर ब्याने के कितने घंटे बाद सामान्यतः गिर जानी चाहिए? जेर है वो ब्याने के कितने घंटे बाद सामान्यतः गिर जानी चाहिए? 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे या फिर 24 घंटे? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो जो ब्याने के 24 घंटे के अंदर अंदर जेर का गिर जाना चाहिए, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ 42 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्न चारों में से कौन सी सिमपात फसल है? बताओ निम्न चारों में से कौन सी है वो सिमपात फसल है? बरसीम, जेई, मक्का का चारा, नेपियर घास? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा बरसीम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बछड़े किस उम्र में मुलायम घास खानी शुरू कर देते हैं? बताइएगा 2 माह में, या फिर पैदा होते ही खाने लग जाते हैं, या फिर 3 माह के बाद में, या फिर 15 दिन के बाद में? तो बछड़े है वो सामान्य रूप से 2 माह के बाद में मुलायम घास खाना शुरू कर देते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ 44 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है चूजों के आहार में औसतन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 12%, 22%, 32% या फिर 42%? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 22% प्रोटीन की आवश्यकता होगी। 22% प्रोटीन की आवश्यकता होगी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ चूजों में रानीखेत बीमारी का आरंभिक टीकाकरण कितनी आयु पर किया जाता है? चूजों में रानीखेत बीमारी का आरंभिक टीकाकरण है वो कितनी आयु पर किया जाता है? 1 सप्ताह है, 2 माह है, 3 माह है या फिर 4 माह है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2 माह है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो सबसे ज्यादा वसा का प्रतिशत किस विदेशी नस्ल की गाय के दूध में होता है? किस विदेशी नस्ल की गाय के दूध में होता है? ब्राउन, स्विस या फिर होल्स्टीन फ्रीजियन या फिर जर्सी या फिर रेड डेन? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा जर्सी के। जर्सी नस्ल की गाय के दूध में सबसे ज्यादा है वो वसा का प्रतिशत होता है भी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ 47 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। मध्य में आई हुई गाय के कृत्रिम गर्भाधान का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? मध्यकाल से पहले, मध्यकाल के बीच में या फिर मध्यकाल के अंत में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा मध्यकाल के बीच में। सबसे उपयुक्त टाइम रहता है वो होता है मध्यकाल के बीच में, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चराई की गोलस पद्धति प्रचलित है। चराई की गोलस पद्धति प्रचलित है राजस्थान में, उत्तरांचल में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा राजस्थान में। चराई की गोलस पद्धति है वो राजस्थान में प्रचलित है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ 49 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो रोग जिनका पशुओं में संचार होता है। रोग जिनका पशुओं से मानव से पशुओं में संचार होता है क्या कहलाता है? सारंगजन्य रोग या फिर जूनोटिक या फिर संक्रामक रोग या फिर उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा जूनोटिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? जूनोटिक बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पशु में चारा खाने की आदत ब्राउनिंग कहलाती है? ब्राउजिंग कहलाती है, ब्राउनिंग नहीं ब्राउजिंग कहलाती है। बताइएगा किस पशु की चारा खाने की आदत ब्राउजिंग कहलाती है? भेड़, ऊंट, बकरी या फिर बी व सी दोनों? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा
बकरी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सी, बकरी की चारा खाने की जो आदत है वो ब्राउजिंग कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बंदिया पक्षी को क्या बोला जाता है? टिजर, बुल, केपन, या फिर केपोनाइजेशन, या फिर नकलिंग। तो 52 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा बंदिया पक्षी को क्या बोला जाता है? तो केपन बोला जाता है। ठीक है, केपन बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 53 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? कौन सा है जो कि विषाणु जनित रोग है, बताइएगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा माता जो रोग है, माता जन्य जो रोग है, जो कि विषाणु जनित रोग होता है, ये एक क्या है? विषाणु जन्य रोग हो जाएगा। ठीक है, माता, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल भारी नस्लों में शामिल नहीं है? बताओ भी, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है वो भारी नस्लों में शामिल नहीं है? मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, सुरती। तो 54 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सुरती, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध उतारने के लिए उत्तरदायी होता है? एड्रिनलिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो 55 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन होता है भी, ऑक्सीटोसिन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, दस्त लगाने में प्रयुक्त दवाइयों का नाम बताओ भी। स्तंभक, मृदुरेचक, रेचक, या फिर गैस हर। तो 56 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दस्त लगाने में प्रयुक्त दवाइयों का नाम है वो हो जाएगा रेचक। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। निम्न में से कौन सा सूअर का मांस कहलाता है? बीफ, मटन, रेड मीट, या फिर पोरक। तो 57 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पोरक। सूअर का मांस क्या कहलाता है? पोरक कहलाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान कितना, बताओ भी। कुल दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान कितना है? 52%, 45%, 40%, या फिर 35%। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 52% है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखो अभी 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बछड़ों को चिन्हित कर पहचानने की सर्वोत्तम विधि क्या है? टैटूइंग, या फिर टेनिंग, या फिर ब्रांडिंग, या फिर नोचिंग। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा टैटूइंग बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत में एआई सर्वप्रथम कब की गई? भारत में एआई सर्वप्रथम कब की गई थी? 1929 में, 1939 में, 1949 में, या फिर 1982 में। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 1939 में की गई थी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे भी, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी। डेली क्लास रहती है सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे वाली क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें प्रत्येक क्लास में 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।